Assalamualaikum, this is Moeed Pirzada. At the end of 8th December 2023 पाकिस्तान में 8 दिसंबर 2023 का इख्तिताम हुए बहुत घंटे जो हैं वो गुजर चुके हैं। सबसे पहले माय प्रोफ्यूज अपॉलॉजीज कि मैं जहां बैठा हुआ हूं, बावजूद मेरी तमाम तर कोशिश के यहाँ भी बहुत ही लाउड म्यूजिक है। अमेरिकन कहीं पर भी कोई चीज़ खाने पीने की मेरा ख्याल है कर ही नहीं सकते जब तक वहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर गोगो ना हो, बहुत ज़्यादा म्यूजिक जो है वहाँ पे ना चल रहा हो। और ये तीसरी या चौथी जगह है जो मैंने इस हवाले से चेंज की है कि कान पड़ी आवाज़ जो है वो सुनाई नहीं देती। यहाँ पर भी यही सूरत हाल है, मुझे चीखें मार मार के अपने आप को सुनना पड़ रहा है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आवाज़ जो है आईफोन की, द स्ट्रेंथ ऑफ द आईफोन एंड द माइक्रोफोन, इसमें ये बहुत ज़्यादा शोर जो है वो कैप्चर नहीं होगा। देखिए, मैंने कई दफ़ा ये कहा कि जब आप बहुत देर से वीडियो करते हैं, मेरे केस में तो ये भी मसला है कि मुझे पाकिस्तान में इतना सप्रेस करते हैं कि अगर मैं 12 बजे से पहले वीडियो करूं तो उसको बिल्कुल मार देते हैं। मैं आपको बता रहा हूं टेक्निकली, तो मुझे ज़ाहिर है देर से करनी पड़ती है, थोड़ी बहुत चल जाती है, वरना चल ही नहीं सकती वीडियो। तो लेकिन देर से करने का एक और फ़ायदा भी है। देर से करने का फ़ायदा ये है कि पाकिस्तान की जो सारी सूरत हाल है वो क्लियर हो चुकी होती है। फ़ौरन से अगर अब से चंद घंटे पहले मैं ये वीडियो करता तो मैं आपको बता रहा होता कि तहरीक इंसाफ के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जो हैं खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से, जो जिनका बड़ा मेट्योरिक राइज हुआ है, शेर अफजल मरवत साहब जो हैं उनको पुलिस ने लोअर दीर में गिरफ्तार कर लिया है ताकि बाजौड़ के कन्वेंशन के अंदर जो कल सुबह होना है उसमें वो शिरकत ना कर सके, जहां उन्होंने कोई बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की तूफ़ानी तकरीर करनी है। लेकिन अब सूरत हाल ये है, और ये एक ऐसी सूरत हाल थी जिससे तहरीक इंसाफ का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है वो इसे नशर कर चुका था, इन्फॉर्म कर चुका था। पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स की ये हेडलाइन बन चुकी हुई थी, कम अज़ कम पाकिस्तान के अखबारात में मैं ऐसे पढ़ चुका था। लेकिन हर अखबारात ने भी अपनी वो हेडलाइन चेंज की, और अब सूरत हाल ये है कि शेर अफजल मरवत ने खुद अपने एक ट्वीट के जरिए ये बताया है कि मुझे गिरफ्तार नहीं किया गया, मुझे गिरफ्तार और अगवा करने की कोशिश की गई लोअर दीर में, लेकिन तहरीक इंसाफ के वर्कर्स की बहुत बड़ी तादाद में, चूंकि उन्होंने वहाँ पर सड़कें बंद कर दी थी, इसलिए ये कोशिश जो है वो नाकाम हो गई है। फिर उनके ट्विटर हैंडल से ये भी ऐलान किया गया कि अब वो एक महफूज मुकाम पे उन्हें शिफ्ट कर दिया गया है, वो सीक्रेट में है, खुफिया जगह पे हैं, और वहाँ से वो वर्कर्स के साथ बहुत बड़ी तादाद में बाजौड़ के इस कन्वेंशन में पहुँचेंगे, और बहुत ही उनकी बड़ी इंस्पायरिंग किस्म के वहाँ पे उनके मैसेज भी हैं। और ये एक हकीकत भी है कि तहरीक इंसाफ जिस तरह से पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन कर रही है खैबर पख्तूनख्वा के अक्रॉस में, और जिस तरह से उसमें शेर अफजल मरवत एक रोल प्ले करते नजर आते हैं, वो बड़ा कमेंडेबल है और वो बड़ा वॉच करने वाला, ऑब्जर्व करने वाला है। तहम जो पुलिस है लोअर दीर की, वहाँ उनके हेड ने यह कहा कि शेर अफजल मरवत को गिरफ्तार करने का हमारा कोई भी प्लान नहीं था। हमने उनको सिर्फ रोका, उनसे कुछ सवालात पूछे, पूछताछ की, उसके बाद उनको हमने जाने दिया। अब हकीकत इसकी क्या है, इसको ज़ाहिर है जज करना पड़ेगा। शेर अफजल मरवत जो हैं वो बहुत इंस्पिरेशनल भी हैं, बहुत इमोशनल भी हैं। उन्होंने क्लाउड अपने गिर्द इकट्ठा कर लिया, और उनका जो राइज हुआ है तहरीक इंसाफ की रैंक एंड फाइल की लीडरशिप में, बिकॉज आज से 1 डेढ़ महीना पहले, 2 महीना पहले आप आसानी से कह सकते हैं कि बैरिस्टर शायद वो नहीं है, शेर अफजल मरवत जो हैं उनकी कोई इतनी बड़ी प्रोफाइल नहीं थी तहरीक इंसाफ के हवाले से, क्योंकि तहरीक इंसाफ में वो बहुत अरसे से हैं। लेकिन उनका एक मेच्योरिक राइज हुआ है जिसकी वजह से तहरीक इंसाफ के अंदर और पाकिस्तान के ज़राए अबलाग और मीडिया में इस हवाले से बहुत से शकूक भी पाए जाते हैं, और लोगों के जहन में है कि हर जगह, पंजाब के अंदर भी और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी, छोटी छोटी अल्टरनेट लीडरशिप पैदा की जा रही हैं ताकि इमरान खान की लीडरशिप जो है उसको एक तरह से रिप्लेस किया जाए। ये और बात है कि जैसे मैंने अपने ट्वीट में किया था, अच्छा यही जो शक है लोगों को, अब एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये भी चल रही है कि इमरान रियाज जो हैं उनके ऊपर भी ये प्रेशर होगा कि वो भी एक अल्टरनेट किस्म की पर्सनैलिटी के तौर पे इमर्ज करें। आई डोंट नेसेसरली बिलीव दिस थिंग। वहाँ पर मसला ये है कि इमरान रियाज की अपनी जो पोजीशन है उस पर तो कोई शक करना बहुत ज़्यादती होगी, लेकिन उनके जो वकील हैं अली अशफाक, मियाँ अली अशफाक, चूँकि लोगों के जहनों में ये बात बहुत अच्छी तरह से बैठ चुकी है, बहुत से लोगों के पास इंफॉर्मेशन भी है कि मियाँ अली अशफाक का पाकिस्तान के रियासती इदारों के साथ और एजेंसीज़ के साथ गुज़श्ता कई वर्षों का बहुत ही गहरा एक ताल्लुक है। और मियाँ अली अशफाक जो है उन्होंने इमरान रियाज खान की रिहाई जो है उसमें बहुत ही कलीदी रोल उन्होंने जो है वो प्ले किया, उनको हिफाजत से वहाँ से निकाला है। और बहुत से लोगों ने ये भी, और आपको याद होगा कि मैंने अपने एक वीलॉग में ये कहा था, जब पहले भी ये बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही थी मियाँ अली अशफाक के हवाले से, तो मैंने कहा था कि मियाँ अली अशफाक अपने रवाबत को इस्तेमाल करके और उनकी एक गुडविल है एजेंसी के साथ, उसको इस्तेमाल करके वो इमरान रियाज को रिहाई दिलाते हैं, हिफाजत से निकालते हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर इस वक्त चैलेंज, जो एक यहाँ जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जिसको आप कहेंगे, उसकी बुनियाद ये है कि वो तमाम लोग, सैकड़ों लोग जिन्होंने गुज़श्ता चंद हफ्तों में इमरान रियाज खान की रिहाई के बाद से उनसे मुलाकात की, वहाँ उन्होंने एक अनहेल्दी इंप्रेशन ये देखा, उन्होंने देखा कि मियाँ अली अशफाक जो हैं ही लूम्स लार्ज, और मियाँ अली अशफाक जो हैं वो इमरान रियाज के आगे पीछे एक कंट्रोलर और एक मैनेजर की हैसियत से नज़र आते हैं। ऐसा लगता है कि पूरी एटमॉस्फेयर को, तमाम माहौल को कंट्रोल कर रहे हैं, और उनकी मर्जी के बगैर जो है कुछ नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब यह है कि अब इमरान रियाज खान को एक बहुत ही डेलिकेट बैलेंसिंग एक्ट करना होगा। मियां अली अशफाक उनके दोस्त भी हैं, मियां अली अशफाक के इदारों के साथ बहुत अच्छे ताल्लुक भी हैं। इमरान रियाज का अपना एक बहुत बड़ी प्रोफाइल है, उनका एक पैगाम लाखों लोगों के लिए, जैसा कि मैं दर्जनों वीलॉग में कह चुका हूँ कि उनकी अपनी एक ऐसी प्रोफाइल है कि हर हफ्ते उनको ग़ालिबन 1 करोड़ लोग जो हैं, 1 करोड़ दफ़ा कम अज़ कम उनको लोग जो हैं वो दुनिया भर में देखते हैं पाकिस्तानी ओरिजिन के पाकिस्तान में। तो एक बड़ा डेलिकेट बैलेंस जो है वो इमरान रियाज को अचीव करना होगा। एक तरफ अली अशफाक की डिमांड होंगी, मियां अली अशफाक का ज़ाहिर है प्रेशर और डिमांड होगा। दूसरी तरफ जो है वो इमरान रियाज को अपनी प्रोफाइल को देखना पड़ेगा, अपने लोगों को देखना पड़ेगा जो उनसे ज़ाहिर है उसी किस्म की पॉलिटिकल एक मैसेजिंग और कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट करते हैं जिसके लिए वो हमेशा से मशहूर है और जिसकी वजह से उनको उठाया गया था। अब इसमें एक चीज़ थोड़ी सी जो है वो मैं एक और चीज़ कह दूं कि जब मैंने इसके हवाले से एक ट्वीट भी किया था एक दिन पहले, किसी ने ट्वीट किया तो किसी ने कहा कि किसी को लॉन्च किया जा रहा है, तो मैंने उसके ऊपर एक ट्वीट करते हुए ये कहा था कि इमरान खान की ज़िंदगी में तो कोई अल्टरनेटिव और कोई मतबादल जो है वो खड़ा नहीं किया जा सकता। हाँ, अगर खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक, अगर उनको एलिमिनेट करने का कहीं कोई प्लान है तो फिर आप चाहे कराची में एक अल्टरनेट लीडरशिप पैदा कर लें, पंजाब में पैदा कर लें, खैबर पख्तूनख्वा में पैदा कर लें, कहीं पर भी पैदा कर लें, कई किस्म की एक सेकेंडरी लीडरशिप खड़ी की जा सकती है जो आपस में कम्पीट करेगी उस लीडरशिप वैक्यूम को भरने के लिए। लेकिन अभी हम उस स्टेज से बहुत दूर हैं और मेरा वंस अगेन जो पैगाम हमेशा हर वीलॉग के अंदर होता है कि जितनी ज़्यादा अवेयरनेस होगी, जितनी ज़्यादा आगाही होगी पाकिस्तान के लोगों में, उतना ज़्यादा इन चैलेंजेस का पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान की सियासत जो है वो इसका मुकाबला जो है वो कर सकेगी। अब और कुछ हम अगर डेवलपमेंट्स की तरफ आ जाएं, देखिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट वो है, बड़ी अहम डेवलपमेंट है। इमरान खान के हवाले से भी डेवलपमेंट्स हैं, नवाज शरीफ साहब के हवाले से डेवलपमेंट हैं, इलेक्शन कमीशन के हवाले से डेवलपमेंट हैं, लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट तो इंटरनेशनल और रीजनल भी हैं, लेकिन मैं उनकी तफसीलात में नहीं जाऊँगा। लेकिन इससे पहले कि हम इलेक्शन कमीशन और इमरान खान और लाहौर हाई कोर्ट की डेवलपमेंट की तरफ चलें, एक बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट वो है, बड़ी मानाखेज डेवलपमेंट है, जहाँ नवाज शरीफ साहब की पार्टी PMLN की मुलाकात होती है। ये उनकी गुज़िश्ता 48 घंटे में दूसरी तीसरी मुलाकात है। उनकी मुलाकात होती है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के लीडरशिप के साथ, जहाँ जहांगीर खान तरीन साहब हैं जो उनको पैट्रन इन चीफ या मेंटोर बताया जाता है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का, और उनके साथ ओन चौधरी हैं, और दूसरी तरफ से शहबाज शरीफ साहब हैं, उनके साथ अयाज सादिक साहब हैं, उनके साथ राना सनाउल्लाह साहब हैं। और इस मीटिंग के अंदर जो सीट एडजस्टमेंट, तमाम अखबारात ने पाकिस्तान के यही रिपोर्ट किया है, तमाम ज़राए इब्लाग ने, कि सीट एडजस्टमेंट के हवाले से बातचीत हुई है। वो कितनी सीटें PMLN कंसीड करेगी, दे देगी सीट एडजस्टमेंट में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को, ये क्लियर नहीं है। अब जहन में रखिए कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का पंजाब की ग्राउंड रियलिटी में मास वैस के जहांगीर खान तरीन साहब एक बहुत ही सक्सेसफुल मैनेजर हैं। उन्होंने अपने इलेक्शन स्ट्रैटेजिस्ट हैं वो, और बड़े अमीर आदमी हैं और इलेक्शन स्ट्रैटेजिस्ट हैं, और अलीम खान भी बहुत अमीर आदमी हैं। इसके अलावा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के पास कोई पॉलिटिकल कैपिटल नहीं है, उनके पास कोई ग्राउंड प्रेजेंस नहीं है। और नवाज शरीफ साहब की पार्टी जैसी कैसी मरी खपी भी है, जिसकी अपनी भी कोई बहुत अच्छी सूरत हाल नहीं है, उसके पास बहरहाल कुछ ना कुछ लाहौर के आगे पीछे, गुजरांवाला की बेल्ट के अंदर, सियालकोट की बेल्ट के अंदर, ये जो एक सेंट्रल पंजाब की एक छोटी सी पट्टी है, लाहौर, शेखपुरा, गुजरांवाला, सियालकोट, इसके अंदर नवाज शरीफ साहब की पार्टी की एक बची कुची एक प्रेजेंस है। और नवाज शरीफ साहब की पार्टी ने चंद दिन पहले चौधरी शुजात साहब के साथ मुलाकात की, और वहाँ भी सीट एडजस्टमेंट की एक बात हुई, जिसके बाद में शफे हुसैन ने बाद में उसकी क्लैरिफिकेशन ये दी कि 4 सीटें नेशनल असम्बली की और 8 सीटें प्रोविंशियल असम्बली की PMLN कंसीड करती है सीट एडजस्टमेंट में PMLQ के। अच्छा, अब वहाँ भी सीट एडजस्टमेंट PMLN को कहा जा रहा है करने के लिए, और यहाँ पर भी ऑप्टिक्स के लिए इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ भी नवाज शरीफ साहब की पार्टी को सीट एडजस्टमेंट करने के लिए कहा जा रहा है। ज़हन में ये रखिए जो असल चीज़ है, एक तो ना रिपोर्टिंग चीज़ है कि सीट एडजस्टमेंट पर क्यों मुलाकात होगी, वहाँ कौन कौन मौजूद था, लेकिन जिसमें देखने की बात यह है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की कोई ग्राउंड प्रेजेंस नहीं है। नवाज शरीफ साहब की अपनी भी सूरत हाल बहुत पतली है, तो ये, और चौधरी शुजात हुसैन की गुजरात में कोई सिचुएशन नहीं है। अगर PMLQ का कोई बचा कुचा सियासी असासा या पॉलिटिकल कैपिटल है, वो तो सारा का सारा परवेज़ इलाही के पास है। इसीलिए तो परवेज़ इलाही और उनके साहिबजादे जो हैं, उन्होंने कैदोबंद की सोबतें भी बर्दाश्त की। मुनिस जो है वो स्पेन में कहीं पे बैठे हुए हैं, यूरोप में बैठे हुए हैं, उनको पाकिस्तान से निकलना पड़ा। चौधरी शुजात हुसैन साहब जो है, चौधरी परवेज़ इलाही जो है, वो अरसे से आपको पता है जेल में है, पता नहीं दर्जन भला केसेस के बाद। क्यों वो ये सारा का सारा डिफ़िकल्ट पैच या टाइम गुजार रहे हैं? इसलिए कि उन्हें पता है कि उनकी तमाम तर सियासत का मुस्तकबिल तहरीक इंसाफ और इमरान खान के साथ खड़े होने में है। बॉटम लाइन क्या है?
बॉटम लाइन ये है कि चौधरियों का जो कोई भी सियासी असासा या प्रोफाइल बची है वो तो परवेज़ इलाही के पास है। चौधरी शुजात हसन साहब के पास तो अब कुछ है ही नहीं है, ये तो बिल्कुल एक्सपेंड कैटरेज हैं। तो ये डिफरेंट किस्म की कमज़ोर सियासी इकाइयों को जो जोड़ने की सारी प्रोफाइल या एक इवेंट क्रिएशन हो रही है, ये जो नैरेटिव बन रहा है, जहन में रखिए कि सब के सब ऑप्टिक्स हैं। जो फैसले आपने वैसे करने हैं इलेक्शन मैनेज करने के हवाले से या इलेक्शन को रिक करने के हवाले से, उसमें जान डालने के लिए, उसको एक हकीकत की शक्ल देने के लिए कि एक पार्टी PMLQ भी है, एक पार्टी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी भी है, फिर इसके अंदर एक PMLN भी है, फिर इसमें PPP तो खैर ज़ाहिर है सिंध में उसकी अपनी प्रेजेंस है, और मुख्तलिफ जमातों का ये जो टांका लगाया जा रहा है, ये बयानियाँ बनाने की, नैरेटिव शेपिंग की एक एबिलिटी है। लेकिन इसमें नैरेटिव शेपिंग के अलावा भी एक थोड़ा सा ट्रिकी मसला है। वो ट्रिकी मसला ये है कि जो सारा अरेंजमेंट बनाया जा रहा है, ये जो एक सिलेक्शन की जानी है 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन के हवाले से, जिसके हवाले से आपने देखा कि IMF को अभी तक यकीन नहीं है कि ये इलेक्शन करवाएंगे, इसलिए जो मीटिंग IMF की बोर्ड की होनी थी पाकिस्तान के हवाले से, हालांकि नवंबर में जब आपकी स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया तो दिसंबर के अंदर क्रिसमस की छुट्टियों से पहले IMF की बोर्ड मीटिंग हो सकती थी, और उनको पता था कि पाकिस्तान के लिए ये $710 मिलियन जो है ये कितने अहम है। लेकिन जानबूझ के उस मीटिंग को लटका के जनवरी की 11, 12 या 14 तारीख तक फेंक दिया गया है, बिकॉज IMF को बहुत धड़का लगा हुआ है, बिकॉज पाकिस्तानियों का ट्रस्ट तो बिल्कुल भी नहीं है सिस्टम का, तो धड़का लगा हुआ है कि ये पता नहीं इलेक्शन करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे, तो वो उसको बहुत आगे लेकर चले गए हैं। बहरहाल यही जो इलेक्शन है 8 फरवरी 2024 का, इस हवाले से जो भी इन्होंने मैनेजमेंट करनी है, उसमें एक बहुत बड़ा सवाल ये होगा कि पंजाब का चीफ मिनिस्टर किसने बनना है। पंजाब की चीफ मिनिस्टरशिप क्या PMLN के पास होगी, क्या मरीम नवाज पंजाब की चीफ मिनिस्टर होंगी, क्या शहबाज शरीफ साहब पंजाब के चीफ मिनिस्टर होंगे, या अलीम खान जो हैं वो पंजाब के चीफ मिनिस्टर होंगे। ये जहन में रखिए कि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और आने वाले दिनों में इसकी ज़्यादा आपको बेहतर क्लैरिफिकेशन मिलेगी। अब एक दो चीज़ें इसमें और ऐड कर दूँ। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का जो बहुत बड़ा मैस है ऑफिसर्स का, वो मरीम नवाज साहिबा को बहुत ही तनकीदी तरीके से देखता है, बहुत ही उनका क्रिटिकल है, और मरीम नवाज को ना तो इसकी वजह से ये जो एनालिसिस है लोगों का, जो समझदार लोग हैं उनका एनालिसिस ये है कि मरीम नवाज ना तो प्राइम मिनिस्टर बन सकती हैं, ना ही मरीम नवाज जो है वो पंजाब की चीफ मिनिस्टर बन सकती हैं। तो पंजाब का चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा? यही हल्के ये भी मुझे बताते हैं कि प्राइम मिनिस्टर इन ऑल लाइकलीहुड जो है वो शहबाज शरीफ साहब बनेंगे। मैं आपको पिछले भी एक व्लॉग में कह चुका हूँ, इसलिए कि शहबाज शरीफ साहब ये साबित कर चुके हैं कि सबसे ज़्यादा काबिल एहतमाद अगर कोई कैरेक्टर है जिसके ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है, जो इस्टेब्लिशमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रेजेंटेबल हैं, जो उर्दू भी बोल लेते हैं, अंग्रेज़ी भी बोल लेते हैं, जिनके अंदर कोई रेवोल्यूशनरी स्पिरिट नहीं है, जो अपने आप को बिल्कुल अपने एक साइज़ के अंदर रहते हैं, उससे एक्सीड नहीं करते, तो वो शहबाज शरीफ साहब हैं। सो इस मुमकिन अरेंजमेंट में जो भी अरेंजमेंट बनेगा, जो सेटअप है, उसमें प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को ही बनना है। विजन टेक से कि वो शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं तो फिर चीफ मिनिस्टर पंजाब कौन होगा। तो इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ना, इसको आपको अपने जहन में रखना चाहिए, और आज इस हवाले से ये सवाल ज़्यादा खड़ा होकर हमारे सामने आ गया। अब नवाज शरीफ साहब के हवाले से दूसरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट वो है जहाँ नवाज शरीफ साहब ने PMLN की एक पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग को उन्होंने खिताब किया, और उनके खिताब के टुकड़े जो हैं आपको ट्विटर पे भी मिल जाएंगे, यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे, पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स ने भी वो दिखाए हैं, और तमाम पाकिस्तान के अखबारात ने इसको कवर किया बड़े नुमायां तरीके से। ऐसा लगता है कि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था कि उन्होंने इसको कवर करना है। अब उन्होंने वहाँ पर नवाज शरीफ साहब ने कहा क्या? नवाज शरीफ साहब ने ये कहा कि अच्छा, कि वैसे देखें पाकिस्तान में किस तरह की बातें आप कर सकते हैं, कभी कभी हमदर्दी होती है पाकिस्तान के लोगों से, रोना भी आता है, फिर बंदे का दिल चाहता है कि बंदा कहे कि अगर ये मुल्क इतना बेवकूफ़ ना होता, कि इसकी ग्रेट मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है वो इतनी पसमानदा ना होती जहनी तौर पर, और इतनी पीछे ना रह गई होती, इतनी बेवकूफ़ ना होती, तो इस किस्म की बातें जो मैं भी आपको सुनाने वाला हूँ, जो नवाज शरीफ साहब ने PMLN की पार्लियामेंट्री पार्टी के सामने की हैं, ये बातें जो हैं भला कोई कैसे कर सकता है। उन्होंने पहली बात ये की कि हम हुकूमत लेने में, ताकत के अंदर आने में, इलेक्शन जीत के बड़ी बड़ी गाड़ियों में फिरने में, हुकूमत बनाने में ही इंटरेस्टेड नहीं है। हमारा जो असल गोल है कि पाकिस्तान के अंदर एहतसाब होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। हम उन लोगों को सज़ा दिलाना चाहते हैं जिन्होंने हमारे खिलाफ फॉल्स केसेस बनाए, और हमारे खिलाफ फॉल्स केसेस बनाने के नतीजे में चूँकि पाकिस्तान की सियासत तबाह हो गई, उसके नतीजे में पाकिस्तान की मईशत तबाह हो गई, पाकिस्तान के खारजा ताल्लुकात तबाह हो गए। फिर उन्होंने इमरान खान का नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा कि कैसे फजूल बंदे को वहाँ पर ले आए जिसको ना मईशत का पता था, ना फॉरेन पॉलिसी का पता था, ना किसी और चीज़ का पता था, और उसने पाकिस्तान का सब कुछ तबाह कर दिया, जिसके नतीजे में पाकिस्तान के लोग जो हैं उनके ऊपर बेतहा मुसीबतें आई हैं, और हमने इन मुसीबतों को ख़त्म करना है, और हमने इन लोगों को सज़ा दिलानी है।
अब इसमें बहुत से सवाल, मैं इधर कुछ इस पे कमेंट कर दूं। क्या नवाज शरीफ साहब को नहीं पता कि इमरान खान के हाथ में 2014 से लेकर 2018 तक, जब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बना था, वो जो बेचारा प्राइम मिनिस्टर था भी, तो उसके हाथ में सिस्टम की कितनी ताकत थी वो आप लोग अच्छी तरह से समझते हैं। लेकिन 2018 की 20 अगस्त से पहले जब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बना था, तो उसके पास तो कोई ताकत थी ही नहीं कि वो नवाज शरीफ के अच्छा, क्योंकि इशारा वो इस तरह से कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब कि अच्छी तरह से पता है कि केसेस उनके खिलाफ अगर बनाए तो इस्टेब्लिशमेंट ने बनाए, जनरल बाजवा की टीम ने बनाए, जनरल फैज़ के ऊपर इल्ज़ाम लग सकता है, आईएसआई के ऊपर इल्ज़ाम लग सकता है। इमरान खान ने तो उनके ऊपर कोई केसेस नहीं बनाए, उनकी तो कोई मतलब पावर ही नहीं थी, कैपेसिटी नहीं थी। लेकिन नवाज शरीफ साहब की पूरी जो ये प्रेस टॉक है, प्रेस टॉक तो नहीं है, पार्लियामेंट्री पार्टी की टॉक है, इसमें तमाम यानी उनका फ्लो जो है वो इमरान खान की तरफ है कि उनके खिलाफ जो केसेस बने, उनको जो भी सफ़र करना पड़ा, वो उन्हें इमरान खान की वजह से उनको करना पड़ा, जिसके हाथ में कोई पावर नहीं थी। अच्छा, अब इसमें कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें आ जाती हैं। पहले तो आप ये देखें कि अगर उनको एहतसाब करना है तो फिर उनको जनरल बाजवा का करना है, लेकिन जनरल बाजवा के साथ तो उनका एक बहुत ही फ्रूटफुल रिलेशनशिप है। जनरल बाजवा उनके मोहसन हैं। जनरल बाजवा उनको जेल से निकाला, उनको लंदन ले गए, उनको रिहेबिलिटेट किया। जनरल बाजवा के साथ मिलकर उन्होंने अमेंडमेंट की, उस अमेंडमेंट के नतीजे जनरल बाजवा को उन्होंने एक्सटेंशन दिलाई। फिर वो ड्रामा करते रहे गुजरावाला की स्पीच का और सारा मरियम के कमरा शमरा तोड़ने वाला, जिसका बुनियादी मकसद ये था कि हम सब बेवकूफ़ों और नादानों को ये यकीन दिलाया जाए कि जनरल बाजवा में और नवाज शरीफ साहब के दरमियान में एक बड़ी सख्त किस्म की लड़ाई और चपकलिश जो है वो जारी है। तो जनरल बाजवा के खिलाफ कुछ करने में तो वो इंटरेस्टेड नहीं है। जनरल फैज़ के खिलाफ कुछ करना भी खासा मुश्किल लग रहा है उनका। तो आ जाके उनका सारा जोर जो है वो इमरान खान के ऊपर निकल रहा है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये इतनी बातें जो वो कर देते हैं, इससे लोगों को शायद ये वो चाहते हैं कि भूल जाएं कि 20 महीने से पाकिस्तान में इसी शख्स नवाज शरीफ की और उसकी पार्टी की हुकूमत चली आ रही है, और 2018 के दरमियान तक भी नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी। तो जब वो कहते हैं कि मईशत डिस्ट्रॉय हो गई, डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल ऑन रिकॉर्ड हैं, और जनरल बाजवा ने कम से कम 2-3 दफ़ा 40 प्लस जर्नलिस्ट के साथ जो GHQ के ऑडिटोरियम में उन्होंने उन्होंने लंबी चौड़ी बातें की, उसके दौरान में हर दफ़ा उन्होंने नवाज शरीफ के ज़माने में इकॉनमी की जो तबाही थी उसका भी जिक्र किया। मिफ्ता इस्माइल को रेफ़र करके उन्होंने बताया कि मिफ्ता इस्माइल ने ये कहा कि किस तरह से इसहाक डार ने पाकिस्तान की इकॉनमी डिस्ट्रॉय कर दी है करेंसी एक्सचेंज रेट वगैरह के चक्कर में। तो नवाज शरीफ साहब क्या बातें कर रहे हैं, पाकिस्तान के ज़राए अबलाग इसको बगैर किसी कॉमेंट के किस तरह से रिप्रोड्यूस कर देते हैं। लेकिन बात उनकी यही ख़त्म नहीं हो जाती। ये जो कुछ उन्होंने कहा ना, यही बात उनकी ख़त्म नहीं होती। उन्होंने ये भी कहा, फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्यों उन्होंने कहा। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी करप्शन वो है जो इमरान खान ने की है 190 मिलियन पाउंड की अलकादा ट्रस्ट केस में, और हमारे ऊपर तो मुफ्त में केसेस बना दिए गए, लेकिन असल करप्शन ये है। फिर उसके बाद उन्होंने एक मास्टर स्ट्रोक प्ले की। वो मास्टर स्ट्रोक वो थी जब नवाज शरीफ साहब ने कहा कि लोगों को उन्होंने याद दिलाया कि आपको पता है कि चंद दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 35 अरब रुपए जो हैं सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट से निकाल के वो वापस फेडरल गवर्नमेंट को दे दिए। आपको याद होगा कि जब 21-22 नवंबर को ये सुप्रीम कोर्ट ने ये किया था और ये खबर आई थी कि ये 35 अरब रुपए फेडरल गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने दे दिए हैं, तो मैंने एक मुख्तसर कमेंट इस पर यह किया था कि मुझे इसके ऊपर शक है कि ये किसी मकसद से किया गया है, क्योंकि काजी फ़ायज़ ईसा साहब के बहुत बेहतर ताल्लुकात हैं नवाज शरीफ साहब के साथ, और शायद यहाँ पर एक नैरेटिव शेप करने की कोशिश की गई है कि ये पैसे सुप्रीम कोर्ट के पास आने गलत थे, और सुप्रीम कोर्ट के पास ये पैसे आने कोई करप्शन की चीज़ थी, और ये कि अब ये पैसे सुप्रीम कोर्ट से निकल के फेडरल गवर्नमेंट के अकाउंट में वापस जो है वो जा रहे हैं। तो अब नवाज शरीफ साहब ने उसका जिक्र किया, लोगों को कहा कि देखें वो पैसे वापस आ गए हैं। तो नवाज शरीफ साहब ने ये साबित करने की कोशिश की कि सुप्रीम कोर्ट के पास जो पैसे चले गए थे इमरान खान के एक्शन के नतीजे में, ये दर हकीकत पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी करप्शन थी। अब इसमें कितना वजन है कि ये एक ऐसी करप्शन थी जिसके नतीजे में एक एक पैसा पाकिस्तान में आ गया, वो सुप्रीम कोर्ट के पास पड़ा था, किसी को एक नोटिफिकेशन इशू करना था, ये सुप्रीम कोर्ट को परसुएट करना था, और सुप्रीम कोर्ट से लेकर पैसे स्टेट बैंक को या फेडरल गवर्नमेंट को दे देने थे। इसमें कौन सी बहुत बड़ी करप्शन थी, इसके बारे में मैं कई दफ़ा जो है इस हवाले से बात मैं पहले कर चुका हूँ। अच्छा, अब पाकिस्तान के इस वक्त के जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं जनाब मुर्तज़ा सोलंकी साहब, उन्होंने कोयटा के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इमरान खान साहब के ऊपर बहुत सख्त तनकीद की, और उन्होंने कहा कि इमरान खान ने जो ये स्टेटमेंट दी है ट्विटर के ऊपर, इमरान खान के बिहाफ पे जो स्टेटमेंट छपी है थर्सडे के दिन में अफगान रेफ्यूजीज़ के हवाले से, ये दर हकीकत इमरान खान ना सिर्फ जो तालिबान की हुकूमत है उसका फेवर हासिल करना चाह रहे हैं, बल्कि इमरान खान TTP को आने वाले इलेक्शन में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। और ये बड़े अफसोस की बात है, बिकॉज TTP के ज़रिए PTI जो है वो अपना एज हासिल करना चाह रही है, और बाकी सियासी जमातें जो हैं उनको एक लेवल प्लेइंग फील्ड से महरूम करने की साजिश है। ये कोयटा के अंदर उन्होंने मोर और लेस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, और ये अखबारात के अंदर छपा है। इसका बैकग्राउंड क्या है? इसका बैकग्राउंड ये है कि
थर्सडे के दिन इमरान खान साहब का एक 12 नुकाती एडवाइजरी जो है वो ट्विटर के ऊपर उनके ट्विटर हैंडल से उनकी पार्टी ने, ज़ाहिर है उनके लोगों ने उसे प्रोड्यूस किया है, जिसमें इमरान खान ने ये कहा है कि ये जो अफ़गान रेफ्यूजीज़ को यहाँ से निकाला जा रहा है, ये पाकिस्तान के हमारी मजहबी जो रवायात हैं, हमारी जो कल्चरल रवायात हैं, ये उसके ख़िलाफ़ है। उसमें उन्होंने ये भी रेफ़र किया कि जो माइग्रेशन है, इसकी एक बड़ी ख़ास अहमियत है हमारे मज़हब के अंदर, हमारी हिस्ट्री के अंदर। उन्होंने कहा कि हज़रत इब्राहीम ने माइग्रेशन की, उन्होंने रेफ़र किया कि हज़रत मूसा ने माइग्रेशन की, फिर उन्होंने रेफ़र किया कि ख़ुद हज़ूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माइग्रेशन की। तो इसको माइग्रेशन की एक बड़ी अहमियत है, बड़ा इसका एक तक़द्दुस है, और जो लोग जंग में और बुरे आफ़ात में माइग्रेट करते हैं उनका ख़याल रखना, उनसे हमदर्दी करना जो है, ये हमारी इख़लाक़ी इक़दार में और हमारी तारीख़ और हमारी सक़ाफ़त का एक हिस्सा है। लेकिन उसमें उन्होंने ये भी कहा कि हमने 40 बरस तक इनकी मेहमान नवाज़ी की है। 40 बरस की जो हमारी पॉलिसी और हिकमत अमली थी, उसको एक शॉर्ट साइटेड टेक्निकल रीजंस के ऊपर, या इस वक्त की एक हिकमत अमली जो है, जो एक नाक़िस हिकमत अमली है, उसको अचीव करने के लिए हम 40 साल की अपनी मेहनत जो है उस पर पानी फेर रहे हैं। फिर उसमें उन्होंने ये भी कहा कि 1.5 मिलियन अफ़गान तालिबान का को बहुत अफ़गान जो रेफ्यूजीज़ हैं, उनका पाकिस्तान के ऊपर इतना प्रेशर नहीं होना चाहिए, बिकॉज़ पाकिस्तान की आबादी 240 या 250 मिलियन के करीब है, और हमें जो है ना, इसको बहुत हमदर्दी के साथ, सिंपैथी के साथ इस सूरत हाल को देखना चाहिए, ताकि एक सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करते हुए हम इसका सलूशन जो है निकाल सकें। आपको याद होगा कि एक से ज़्यादा वीलॉग के अंदर मोर और लेस मैंने और भी बहुत से लोगों ने इसी किस्म की बातें की हैं, और एक बहुत बड़ी पिटिशन जो है, जिसमें दर्जनों प्रोमिनेंट पाकिस्तानी शहरी शामिल हैं, फ़ारुक़ुल बाबर समेत, वो सुप्रीम कोर्ट के सामने है, जिसका कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई हल जो है वो नहीं निकाला। इमरान खान ने कोई ऐसी बात नहीं की जिससे वो मतलब जो है वो निकाला जा सके जो मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने निकाला है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि नोइंग मुर्तज़ा सोलंकी अ लिटिल बिट, मुझे अच्छी तरह से अंदाज़ा है कि अगर मुर्तज़ा सोलंकी इस वक्त इस हुकूमत के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ना होते और नया दौर के टेलीविज़न चैनल पे बैठे होते, तो वो ख़ुद भी एक लिबरल हैं, लेफ्ट ऑफ द सेंटर हैं, और सबसे ज़्यादा ऊंची आवाज़ जिन लोगों ने उठाई होती अफ़गान मुहाजिरीन के ट्रीटमेंट के हवाले से, मुझे पूरा यकीन है कि उसके अंदर मुर्तज़ा सोलंकी की आवाज़ भी होती। और सिर्फ एक मिनिस्टर होने की वजह से उन्होंने इल्ज़ाम के इमरान खान पे ये इल्ज़ाम जो है वो धर दिया है। अब आते हैं उस इंपॉर्टेंट चीज़ पे जिसका ताल्लुक लाहौर हाई कोर्ट से है, इमरान खान की पिटिशन से है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से है। दो इसमें चीज़ें हुई आज के दिन में। एक तो वो चीज़ हुई कि लाहौर हाई कोर्ट के एक मुअज़्ज़ज़ जज साहब ने इमरान खान की जो 2 पिटिशंस हैं, उन्हें चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट अमीर भट्टी के पास उन्होंने फॉरवर्ड कर दिया है, और अमीर भट्टी साहब से उन्होंने इस्तदा की है कि दोनों पिटिशंस के लिए एक 5 रुकनी लार्जर बेंच जो है वो बनाया जाए। मैंने जज शुजात हुसैन साहब, मेरा ख्याल उनका नाम है, बहुत मैंने उनकी तारीफ़ सुनी है कि ही इज़ अ मैन ऑफ ग्रेट इंटेग्रिटी, बड़ी अच्छी उन्होंने रिकमेंडेशन दी है। एक इसमें से दोनों पिटिशंस को मैं पहले एक वीलॉग में डिस्कस कर चुका हूँ। एक पिटिशन वो है जहाँ इमरान खान के वकील जो हैं बैरिस्टर मेरा ख्याल अली ज़फ़र साहब ने वो फ़ाइल की है अलॉन्ग विद गौहर खान, और उसमें ये इस्तदा की गई है कि आप जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नोटिफिकेशन किया था 8 अगस्त 2023 को, और इमरान खान को 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया था तोशाखाने के हवाले से, उस नोटिफिकेशन को ख़त्म किया जाए। उसकी बहुत सी वजूहात जो हैं वो एक्सप्लेन की गई हैं, मैंने आपको पिछले वीलॉग में बहुत तफसील से उसका बताया था। और दूसरी वो पिटिशन है जहाँ तहरीक इंसाफ के हवाले से जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन का नोटिफिकेशन और ऑर्डर इशू किया 23 नवंबर को इलेक्शन कमीशन ने, उससे चैलेंज किया गया है कि इलेक्शन कमीशन ऐसा नहीं कर सकता था, और पाकिस्तान में सैकड़ों पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के रिजल्ट्स जो हैं वो इलेक्शन कमीशन के सामने रखे हैं। कभी इलेक्शन कमीशन ने इस किस्म का कोई हुक्म किसी और को नहीं दिया, और भी बहुत सी उसमें एक्सप्लेनेशन है। अब इसको उन्होंने रेफ़र कर दिया है टू द चीफ जस्टिस के इसके ऊपर एक लार्जर बेंच जो है वो बनाया जाए। दूसरी तरफ आज ही के दिन में जो 8 दिसंबर ख़त्म हुआ है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के एक 5 मेंबर बेंच ने समाअत की उन 14 पिटिशंस की जो तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के ख़िलाफ़ जो है वो दायर की गई हैं, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पिटिशन अकबर एस बाबर साहब की है, जिनको मसलसल पाकिस्तान के अखबारात जो हैं, ट्रिब्यून, डॉन वाला जो है, ओपनिंग लाइन के अंदर लिखते हैं कि ये तहरीक इंसाफ के फाउंडर मेंबर हैं। क्योंकि इलेक्शन कमीशन के सामने जो सवालात उठे, वहाँ पे अकबर एस बाबर जो है वो किसी भी चीज़ का तसल्ली जवाब नहीं दे सके, खासी मज़क्क़त की सूरत हाल थी। उनसे ये भी पूछा गया कि आप मेंबर हैं तहरीक इंसाफ के, उसके जवाब में उनके वकील जो हैं उन्होंने किसी अदालत का कोई हुक्मनामा बताया जिसमें बुनियादी तौर पर उन्होंने चैलेंज किया हुआ है तहरीक इंसाफ के 2011 के उस फैसले को, जहां उन्हें तहरीक इंसाफ से पूरा प्रोसेस करके निकाल दिया गया है। वहाँ उन्होंने एक स्टे ऑर्डर लिया है। लेकिन आप अंदाज़ा लगाएं कि इस आदमी की पोजीशन जो है, अकबर एस बाबर की, इस पूरे केस में लोकस स्टैंडी जो है वो इनकी कितनी कमज़ोर है, जिसकी बेसिस पे केस लेके गए हैं। जो मैंने वो सारे कमेंट्स देखे जिनकी तफसील में मैं नहीं जाने लगा, तो मुझे वैसा लगा कि जस्टिस तो ये था, असूल तो ये था कि इलेक्शन कमीशन को इनकी
सारी पिटिशंस को निकाल के बाहर फेंकना चाहिए था। लेकिन मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर बड़ा प्रेशर है कि इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान जो है वो छीनना है, इसलिए उन्होंने 12 तारीख जो है इस पर रख दी है अगली समात की, और तहरीक इंसाफ को इसके हवाले से नोटिस दे दिए गए। अब मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं सिर्फ एक कमेंट आपको करता हूँ, उससे आपको अंदाजा होगा कि डेस्परेशन क्या है। वैसे तो इलेक्शन कमीशन के 2 मकासद थे। एक, इमरान खान को चेयरमैनशिप से हटाना था। जो सारा केस बनाया गया बहुत ही कमज़ोर था, लेकिन इमरान खान को मजबूर किया गया और इमरान खान ने बल्ले की खातर चेयरमैनशिप अपनी जो है वो गौहर खान के हवाले कर दी और इंटर पार्टी इलेक्शन करवाने पे वो मजबूर हो गए। दूसरी अब चीज़ है कि अभी भी बल्ला जो है नहीं देना, बिकॉज ये एक एस्टिमेट कर लिया गया है कि बल्ला जो है उसके गिर्द तहरीक इंसाफ का सारा पॉलिटिक्स जो है उसका फोकस होगा, और जो वोटर है वो बल्ले को आसानी से पहचान सकता है। और अगर बल्ला छीन लिया जाए तो वोटर जो है वो कंफ्यूज हो जाएगा और आप एक तरह से लिटरली पार्टी के कैंडिडेट्स को इंडिपेंडेंट कर देंगे और बहुत कन्फ्यूजन मच जाएगी। तो मुझे लग ये रहा है कि बल्ले को छीनने की पूरी तैयारी है। और मुझे क्यों लग रहा है, इसलिए कि आज ही ये खबर आई कि शौकत तरीन साहब, जो इससे पहले पाकिस्तान के 2-3 दफ़ा फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, 2 दफ़ा जनाब तहरीक इंसाफ के ज़माने में रह चुके हैं, बिकॉज उनकी सेनेट की सीट का मसला था, तो 2 दफ़ा वो फाइनेंस मिनिस्टर बने। दरमियान में वो फाइनेंस एडवाइज़र भी बने थे टू द प्राइम मिनिस्टर, और उससे पहले पीपल्स पार्टी के वो फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं। आज उन्होंने बाकायदा तौर पर ऐलान किया कि मैं तहरीक इंसाफ से भी अलग हो रहा हूँ, इस्तीफ़ा दे रहा हूँ और सेनेट में अपनी सीट जो है मैं छोड़ रहा हूँ। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है? इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि वो कोई बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं कर रहे थे। वो सिर्फ ये कर रहे थे कि दुबई में बैठ के बहुत से फाइनेंशियल टेक्निकल मसलों पे मैनिफेस्टो वगैरह के हवाले से तहरीक इंसाफ को, उसकी कोर कमेटी को एडवाइस करते थे। डेस्परेशन इतनी है कि इस चीज़ से भी प्रेशर डाल के उनको हटने पे मजबूर कर दिया गया है। एक्सप्लेनेशन उनसे ये दिलवाई गई है कि फैमिली का प्रेशर था, मेरी सेहत ठीक नहीं है, मुझे ये करना है वो करना है। लेकिन असल चीज़ मुझे तहरीक इंसाफ के एक सोर्स ने बताई कि वो हेल्प कर रहे थे ऑन टेक्निकल फाइनेंशियल मैटर। ज़ाहिर है उनकी बड़ी अंडरस्टैंडिंग है इन मामलात की। तो अगली साइड इतनी डेस्परेट है, चौधरी साहब इतने डेस्परेट हैं कि इनको भी हटा दिया गया। जब आप ये डेस्परेशन देखते हैं तो मैं समझता हूँ कि बल्ले का निशान, ये बड़ा मुश्किल है कि 12 तारीख को या उसके ऑनवर्ड जो है तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान जो है रिटेन करने दिया जाए। ये एक लेवल ऑफ डेस्परेशन है। इन चीज़ों पर फिर बात करेंगे, अभी इतना ही। थैंक यू।